नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज में। बीपीएससी 67 को क्रॉस करने के लिए यानी कि पास करने के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम्स की आपकी तैयारियां बहुत बेहतरीन चल रही होंगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास यानी अंतिम प्रयास आप सबको सफल बनाने के लिए आ गया है आपके सामने। चलिए आज भी उन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आज उन सभी पॉइंट्स को डील करेंगे जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डील कर लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने डील कर लिया है हमारे किन किन क्लासेस को। तो देखिए 64 बीपीएससी जो था इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से डील कर लिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। प्लस 65 जो बीपीएससी था आपका 2019 का, इसको भी हम लोगों ने डील किया। अभी आज हम लोग क्या 66 बीपीएससी यानी 66वीं बीपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पेपर को देखेंगे जो कि 2020 में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 150 क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके चार ऑप्शंस में से जो आंसर होगा उसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको ऑप्शंस बता दूं। दीवारों की अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना या इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। और आंसर आप देख लीजिए, अर्धकीमती पत्थरों पर दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करना क्या कहलाता है, प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा नाम से आप लोग अक्सर पढ़ते हो इसको बुक्स वगैरह में, तो इसको आप ध्यान से रख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी इसका है अकबर। देखिए अकबर थोड़ा सा कला प्रेमी था और इसमें ये सारी चीजें भी बताएं कि चित्रकारों को अत्यंत चित्रकारी से बहुत ज्यादा इसे प्रेम भी था। और इसके आगे बताया भी गया है कि ईश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित करती है चित्रकारी, ऐसा उसके थॉट्स थे और इस वजह से ईरानी चित्रकारों को भी इसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। तो मान सकते हैं हम लोग आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाता है थर्ड, बंगाल में द्विशासन प्रणाली। द्विशासन प्रणाली का मतलब समझिएगा, इंग्लिश वाले आसानी से समझ लेंगे इसको, ठीक है। द्वैत प्रणाली की बात कर रहा है ये। 1764 में जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, उससे रिलेटेड है यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं यहाँ पे। और उस समय पूछा है कि द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपके सामने है। लॉर्ड क्लाइव जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल उस समय हुआ करते थे। तो उस समय के हिसाब से जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा बंगाल के इतिहास में जो स्टार्टिंग होती है हम लोगों की हिस्ट्री, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री तो यहीं से स्टार्ट ही होती है आपकी। चौथा है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और बड़ा सिंपल सा ऑप्शन भी है इसका। आंसर क्या है, स्वामी विवेकानंद, जो कि 1893 में शिकागो में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था और वहां पे पूरे दुनिया को बता दिया था भारत की ताकत को, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। और स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। आपको पता होगा जब अरेस्ट हो गए थे गांधी जी, तो उसके बाद से स्वराज पार्टी का गठन करके एक तरीके से फिर से शुरुआत की थी इन लोगों ने आंदोलनों की। इसको आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताया है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो यानी कि नील होता है, इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, ये रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। चार ऑप्शन है और ऑप्शंस में से आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, जो कि रचयिता थे हमारे नील दर्पण के। आपसे क्वेश्चन अब घुमा करके पूछेगा कि नील दर्पण के रचयिता, देखिए इस बार दीनबंधु मित्र पूछा है, तो दीनबंधु मित्र की रचना कौन सी है, ऐसे करके आपसे ऑप्शन दे सकता है। ये बीपीएससी के ट्रिक हैं, जिस तरीके से एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को कई बार घुमा करके यहाँ पे भेजा जाता है आपके सामने। नेक्स्ट है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवॉश का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। देखिए ध्यान रखिएगा, वांडीवॉश का जो प्रसिद्ध युद्ध था ये अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स लड़े थे फ्रांसीसियों के विरुद्ध और इसमें फ्रांस की हार हुई थी, जिसकी वजह से पुडुचेरी इनको अपने हाथ से गंवाना पड़ा था और ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। हालांकि बाद में युद्ध लड़के फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी और जो 4 राज्य थे उन सारी चीजों को फिर से वापस ले लिया था। 4 जो इनके एरियाज थे, यनम, माहे, कराईकल और चंद्रनगर, और इसी के साथ आपका पुडुचेरी था, फ्रांसीसियों ने इसे वापस लिया था। आपको मैंने पहले भी बताया था, आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से क्रम क्या रहता है, किस तरीके से हमारे जो विदेशी व्यापारी आए थे भारत में, तो मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहले कौन आता है आपके, पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं आपके डच यानी कि नीदरलैंड से आते हैं जो, इनके बारे में ध्यान में रखते रहिए।
इसके बाद आते हैं हमारे ब्रिटिशर्स यानी कि जो अंग्रेज थे, और इसके बाद आते हैं हमारे डेनिस डेनमार्क से, और एफ यानी कि फ्रांसीसी जो हैं ये सबसे लास्ट में आते हैं। इसको ध्यान में रखते रहिएगा, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे अंतिम में भारत से वापस जाने वाले व्यापारी कौन से थे, और सबसे अंतिम में भारत से वापस जाने वाले व्यापारियों में थे फ्रांसीसी। सबसे पहले भी आए थे और सबसे लास्ट में भी ये गए थे, तो इसको आप डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया था, और सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर डी यानी कि ऑप्शन डी है आपका, जो कि ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, मार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है हमारा 1909 भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको हम लोग बोल देते हैं 1909 का। इसमें बोला गया था कि भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया जाएगा। नॉर्मली ये देख सकते हैं कि इससे पहले ही 1907 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुकी थी 1906 में, और इसके बाद से भारत में जो एक तरीके से दरार डालनी शुरू कर दी गई थी कम्युनिटीज के बीच में, हिंदू मुस्लिम अलग अलग, और इसके बाद से एक और उसी पे एक चोट डाल दिया गया जिसमें ये क्या है, निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल का जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिया गया, जिससे भारतीयों के बीच में और ज्यादा फूट की शुरुआत हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है 1831 में बुद्धा भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंहभूम में ये हुआ था विद्रोह, किसके नेतृत्व में, तो बुद्धा भगत नाम के थे ये, जो कि कोल विद्रोह आदिवासी जनजाति से रिलेटेड थे। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला आ गया, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी रट करके जाइएगा। कुंवर सिंह, देखिए 3 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, 64, 65, 66 में पूछा है आपका। क्या क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने लीड किया था, जमींदार कुंवर सिंह थे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, और अभी जगदीशपुर में ही हाल ही में मनाया गया था इनका, जो कुंवर सिंह ने वहां से लीड किया था, इस वजह से जगदीशपुर में ही अमित शाह अभी हाल ही में गए थे, और 77,900 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ लहरा करके इन्होंने क्या है, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अभी हाल ही में शामिल भी हो गया। इससे पहले 56,000 समथिंग ध्वज लहरा करके पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन सर्वाधिक राष्ट्रीय ध्वज लहरा करके भारत ने ये रिकॉर्ड जो है बना दिया है, तो ध्यान में रख सकते हैं। ये भी बिहार के करंट से रिलेटेड है। 11वां है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, डी यानी कि राजकुमार शुक्ल। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है आपका, राजकुमार शुक्ल ही थे जिन्होंने गांधी जी को बुला करके लाया था, कहां पे, बिहार में, और बिहार में फिर उसके बाद से किसानों की दशा के लिए चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था। और इन सारी चीजों के बारे में आप लोग 1970 से रिलेट कर सकते हैं, 1917 से। नेक्स्ट आ जाता है आपका, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी। आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या अंग, और चारों में से कोई नहीं। सबसे पहले जो राजधानी हुआ करती थी हमारे मगध की, पहली राजधानी क्या थी इसकी, राजगिरी है, जिसको प्रेजेंट टाइम में राजगीर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसके बाद कालांतर में पाटलिपुत्र हो गई थी राजधानी हमारे मगध रियासत की, जिसे हम मगध महाजनपद कहते हैं। टोटल 16 महाजनपद थे, और जिनमें से बाद में जाते जाते मिलते हुए एक महाजनपद बन गया था, जिसे हम लोग मगध महाजनपद के नाम से जानते हैं। एक और चीज आपको बताता चलूं कि 100% एनर्जी, मतलब ऊर्जा के, हरित ऊर्जा के आधार पर चलने वाला जो बिहार के जो 2 क्षेत्र हैं, वो एक राजगिरी है, एक है आपका बोधगया। दोनों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ये करंट से रिलेटेड है बिहार के। अगला, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे सहजानंद। इसके बारे में आप रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जान सकते हैं। ये सब वन लाइनर फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं डेली लगभग पढ़ा भी रहा हूं करंट के क्वेश्चंस में, तो इसको आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि अनुनय विनय करके आंदोलन करना, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जानते हैं। स्टार्टिंग आपको पता है चंपारण से इन्होंने सबसे पहले किया था, जो कि बिहार में पड़ता है, और यहीं से इनकी स्टार्टिंग हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और पहला इनका जो एक्सपेरिमेंट था 1970 में चंपारण में ही हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं। कालीबंगा एंड कालीबंगा, बड़ी आसानी से आप ध्यान में रख सकते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान और चूड़ियों के भी निशान जो पाए जाते हैं, ये भी आपके कालीबंगा में ही पाए जाते हैं। धौलावीरा की बात की जाए तो अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं,
नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा अभी 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का शामिल किया गया है यह है धौलावीरा, और 39 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल किया गया है ये है तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल। ध्यान में रखते रहेगा, रामप्पा मंदिर लिख देते हैं इसको, टेम्पल क्या, टेम्पल तो इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। तो रामप्पा मंदिर है जिसका असली नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बता दूं आपको, इनकी खोज किसने की थी, आपको ये थोड़ा मेंशन कर देना। अगर आप ये मेंशन कर ले जाते हैं तो मानूंगा कि आप तैयारियां कर रहे हैं। वेट करूंगा आपके क्वेश्चन के आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्रिरत्न या जैसे कि जो होता है ना त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, इनमें से किससे संबंधित है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण सुना होगा आपने, जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसी के साथ मूव करते हैं। जैन धर्म जो है इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल, और 24वें तीर्थंकर जो थे ये थे हमारे महावीर स्वामी, जिनको कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है हमारे जैन धर्म का। प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। ये सब रिलेट करके याद करते रहिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये सब कुछ याद करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील हो जाएंगे। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, यानी आयोजित किया था? कनिष्क एंड कनिष्क, ये जो है कनिष्क ने क्या किया था, कश्मीर से रिलेटेड कनिष्क ने क्या किया था, इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन किया था। ध्यान में रखते रहिएगा, ये आखिरी बौद्ध संगीति थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक दर्शन में पाया जाता है हमारे परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन पाया जाता है। परमाणु सिद्धांत के बारे में इसमें डीपली एनालिसिस किया गया है, और इस दर्शन के बारे में आप समझेंगे तो एटॉमिक के बारे में बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि धूल का जो 1/6 पार्ट होता है एक धूल के कण का, वो एक परमाणु के बराबर होता है, सबसे छोटा कण होता है। ये सारी चीजें आप लोग रिलेट करके याद करेंगे, बहुत सारी कविताओं में भी ये सब डील किया गया है। क्वेश्चन 19 बताता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये बलबन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं। आप लोग जब 2-4 क्वेश्चंस मेरे पिछले वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ छूटा ही नहीं। लगभग आपकी तैयारियां हमने यहाँ पे करा ही दी है, और ये एकदम अंतिम मोड चल रहा है आपकी तैयारियों का, क्योंकि 8 तारीख को आपके एग्जामिनेशन हैं और बहुत ही कम टाइम रह गया है आपको रिविजन कराने के लिए। हम महा मैराथन भी लेके आएंगे, बहुत कुछ लेके आएंगे, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, इसको ध्यान में रखते रहेगा। चोल शासक जो थे स्थानीय प्रशासन पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ये 2020 से रिलेटेड था। आपका करंट का क्वेश्चन है महाराष्ट्र, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। उस समय के हिसाब से करंट को हम लोग बहुत ज्यादा डील नहीं करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से आपका जो करंट का क्वेश्चन पूछ सकता है ये पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां पे स्थापित किया गया है? ये है नोएडा का जेवर एयरपोर्ट। ध्यान में रखते रहिएगा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और उत्तर प्रदेश बन गया है दुनिया में सॉरी मतलब उत्तर प्रदेश जो बन गया है भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, यानी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। ये भी सब कुछ ध्यान में रखते रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? और सौर ऊर्जा के उत्पादन के रूप में कर्नाटका हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। बट अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हम देखें कि एनर्जी कंजर्वेशन के मामले में, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के मामले में फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो ऊर्जा संरक्षण के मामले में हमारा आ जाता है राजस्थान फर्स्ट नंबर पे। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप बताएंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ करके जाता हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके लिए एक और चीज बता दूं, ऊर्जा के बारे में बात की गई है तो अभी ग्रीन एनर्जी पे ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए प्योर हाइड्रोजन प्लांट अभी हाल ही में लगाया गया है असम में इसको लगाने के लिए घोषणा कर दी गई है। एक और करंट का न्यूज आपके लिए बताता चलूं कि अभी हाल ही में ई व्हीकल्स के मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो किए गए हैं ये उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। एक और फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ओला का सबसे बड़ा ई स्कूटर कारखाना जो कि खोला गया हमारे चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। इसी के साथ एक और बात आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर ई व्हीकल्स का कारखाना जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है। ये सब कुछ आपके करंट से डील करते हैं, तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, लाइमस्टोन, कैमूर, माइका, भागलपुर, क्वार्टजाइट, मधुबनी, या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने दे दिया है, ऑप्शन नंबर लिड, जिंक, जो कि गया में। और आंसर आपका हो जाएगा लाइमस्टोन, जो कि कैमूर में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, सॉरी कैमूर, जो कि कैमूर में पाया जाता है, कैमूर जिले में लाइमस्टोन। तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। कैमूर के बारे में हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा भी था, महापाषाणिक काल के जो भी मटेरियल्स पाए गए थे, तो कैमूर जिला, हालांकि कैमूर जिला नहीं था, वो कैमूर हिल्स थी, जहां के रोहतास जिले में जो पड़ता है कैमूर हिल्स, उस पे कल के मेले हम लोगों ने जो डील किया था बीपीएससी 65th में, उसको आप लोग रिलेट कर लेंगे। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? क्वेश्चन 24 आपसे पूछ रहा है क्या, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछ रहा है। चार ऑप्शन, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भरोही एंड रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में बिल्कुल नहीं बनता है। तो इसको आप लोग रिलेट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसको आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों की मैगजीन में आपको मिल जाएगा, ये सब कुछ रिलेट करके चार्ट बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी की बात, लेटेराइट मिट्टी की बात, यहाँ पे मतलब सॉरी पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी की बात करें, यहाँ पे मिट्टी के प्रकार की बात, जो कि पाई जाती है आपकी पश्चिमी चंपारण में। इसको आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके, बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए, कोशी जो है ये मगध से रिलेट करके बनाया गया, कोशी मगध, यहां से गंगा नदी नहीं बहती है। बाकी दरभंगा जो कि मुंगेर है, यहां से भी बहती है, पूर्णिया, भागलपुर और तिरहुत सारण से रिलेटेड है, यहां से भी गंगा नदी हमारी बहती है। गंगा नदी से क्वेश्चन आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, इस बार भी नदियों के क्वेश्चन आप लोग रिलेट करके जरूर याद करते रहिएगा। नदियों के लिए भी हमको स्पेशल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 27, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, और नेक्स्ट आपका आ जाता है जो ऑप्शन नंबर है उरुआ, सुपौल और खरवार, भागलपुर। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंडा, जो कि जमुई में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 आ गया, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में, कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7 पॉइंट समथिंग था, ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, यही दिया हुआ है राइट आंसर, 7.27 जो है ये परसेंटेज है भारत के कुल भू क्षेत्र की समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत। भारत की बात की जाए तो 24.6% अभी प्रेजेंट टाइम में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल है। सर्वाधिक वन आवरण कहां पे पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो ध्यान रखिए, हमारा मध्य प्रदेश है जहां पे सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है। इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आप सभी को पता होगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है हमारे बिहार का, जो कि पड़ता है क्वेश्चन नंबर सी हो गया ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी चंपारण में। तो अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का इकलौता नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए, हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था इंडिया का? तो सबसे पहला नेशनल पार्क था हमारा हैली नेशनल पार्क, जिसे हम लोग किस नाम से जानते, जो कि कहां पे है? ये है आपका, ये हमारा पड़ जाता है उत्तराखंड में। तो इसको ध्यान में रखते रहिएगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, इसका प्रेजेंट टाइम में रामगंगा नेशनल पार्क नाम कर दिया गया है। ये भी कुछ आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन तरफ आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि 30वां, और 30वें क्वेश्चन में पूछा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, जापान के सबसे बड़े द्वीप की जब भी हम बात करते हैं तो आपको जापान का मैप दिमाग में होना चाहिए, एंड मैप के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर जो होता है उत्तरतम बिंदु पे आपका आता है होक्काइडो, देन सबसे बड़ा द्वीप जिसे कि होन्शु द्वीप कहते हैं, फिर आता है आपका शिकोकू, एंड हियर इज क्यूशु द्वीप। तो 4 द्वीप इसके मेजर आइसलैंड के रूप में आते हैं, बाकी सारे जो द्वीप हैं इनके, ये सभी छोटे छोटे आइसलैंड के रूप में सामने आते हैं। तो ध्यान में रखते रहिए, सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु द्वीप, यानी कि क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, आंसर विल बी द बी। एंड यहीं पे है आपका टोक्यो, जो कि कैपिटल ऑफ जापान है, जहां पे अभी हाल ही में हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था। और टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके बाद भारत की पोजीशन जो थी ये 48 आई थी, एंड द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंकर इसमें कौन था? फर्स्ट रैंक पे इसमें था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान में रखते रहिएगा। यहीं टोक्यो में टोक्यो पैरालंपिक हुआ, और टोक्यो पैरालंपिक की बात की जाए तो भारत की पोजीशन यहाँ पे 24 थी। टोटल मेडल्स में 5 गोल्ड,
8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते गए थे। टोटल 19 मेडल थे। भारत की पोजीशन 24वीं थी। फर्स्ट नंबर पे पैरालंपिक में चाइना आया था और सेकंड पे हमारा यूएसए था। ये रिलेट करके आप याद रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलें और अगले क्वेश्चन पे हम मूव कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? और ग्रीनलैंड को हम लोग यहीं पे मैप में बना करके भी आसानी से समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड को पहले हम लोग बनाएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो जब भी आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्टैंड फॉर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड। ये 5 देश मिला करके होते हैं हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आफ्टर दैट इसके पास में बाल्टिक कंट्रीज भी होती हैं। बट जब हम ग्रीनलैंड को देखेंगे, देखिए ग्रीनलैंड है सबसे बड़े द्वीप के रूप में आता है। ये जब आप देखेंगे अपने पूरे, ये हमारा हो जाता है नॉर्थ अमेरिका का मैप और यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका का मैप आ जाता है। जस्ट वेट, इस तरीके से कुछ है साउथ अमेरिका का मैप। और यहाँ पे आपके जो है स्वीडन एंड नॉर्वे दिखाई देंगे, यहाँ आपको आइसलैंड दिखाई देगा, इधर आपका डेनमार्क दिखाई देगा और यहाँ पे फिनलैंड दिखाई देता है। ये पूरा यूरोप का मैप है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड जो डेनमार्क छोटा सा है, ये नॉर्थ सी की तरफ दिखाई देता है। इसी को पॉलिटिकली पूरी तरीके से रूल करता है, जिसे हम आइसलैंड के रूप में जानते हैं। सो द आंसर इज डेनमार्क, यानी कि आंसर नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 32 आपके सामने है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो जब भी भारतीय आबादी सबसे ज्यादा, इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे, मैक्सिमम इंडियन डायस्पोरा कहां पे है? तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें भारतीय डायस्पोरा मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? तो ये हमारी अरब कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे ज्यादा पाई जाती हैं। अक्सर आप लोग देखेंगे जब भी यूएसए में तो प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन सारे डायस्पोरा को आप लोग देखेंगे इंडिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का यानी गोल्ड का उत्पादन टन में पूछ रहा है हुआ था? तो देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन की बात की जाए 2029 यानी 2019 में हुआ था हमारे चाइना में। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा खपतकर्ता देश भी हमारा चाइना बना था। इस चाइना को डील करें तो आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। कैपिटल इसकी बीजिंग है। बीजिंग में अभी हुए हमारे विंटर ओलंपिक। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे था, सेकंड पे जर्मनी था एंड थर्ड पे हमारा चाइना आ गया था। तो इसको रिलेट करके आप याद रखेंगे। चलिए आगे की चीजों को हम रिलेट करते हैं, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ लोग को बताते चलूंगा। नेक्स्ट की बात, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो आप लोग पूरे वर्ल्ड मैप को दिमाग में रखिए और ध्यान में रखते रहिएगा। जब भी हम किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है की बात करते हैं तो आपके सामने आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। पूरे दुनिया का मैप अगर मैं आपके सामने उतार के रखूं तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका अफ्रीका, इस तरीके से आपको छोटा सा जो है ये आपका हो जाता है यूरोप महाद्वीप। आगे आ जाता है आपके क्या चीज, ये आपके आ जाते हैं पूरे एशिया महाद्वीप। इस तरीके से कुछ होता है, इसको ध्यान में रखेंगे ऐसे। एंड हियर इज आपका ये जो है ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इधर साइड में आप लोग देखेंगे तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और यहां से छोटा सा जो है मुड़ करके आता है ये आपका साउथ अमेरिका। लगभग इसी तरह का स्ट्रक्चर। और यहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाता है, थोड़ा आधा बना रहा हूं क्योंकि और ज्यादा उधर चला जाएगा। और यहां पे सर्वाधिक देशों की संख्या देखी जाए तो सर्वाधिक देशों की संख्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होती है, ये ध्यान में रखेंगे। इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पे हमारा एशिया है, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ध्यान में रखते रहिएगा। क्षेत्रफल के मामले में भी ये दूसरे नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम मूव करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी की प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ध्यान रखेंगे मिजोरम की। जब भी हम मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में मिजो जनसंख्या जनजाति जो है ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। आगे आपसे और बात कर लूं तो जब भी हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश, ये आपको यहाँ पे देखिए पूरा अरुणाचल प्रदेश थोड़ा इधर आता है और ये आपको दिखाई देगा हमारा असम, इस तरीके से थोड़े से एरिया में आएगा। यहाँ पे आपका मेघालय हो जाएगा, असम मेघालय। छोटा सा यहाँ त्रिपुरा दिखाई देगा और यहाँ पे नीचे मिजोरम दिखाई देगा। ये होगा आपका नागालैंड और इधर हो जाएगा आपका मणिपुर। इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज कहते हैं, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जब हम इंडिया का मैप ऐसे देखते हैं हम लोग, इसकी पोजीशन एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं। जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो इंडिया के मैप में आपको दिखाई देता है ये वाला
पोर्शन जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन कहते हैं, ध्यान में रखते रहिएगा। ये छोटा सा इस तरीके से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा बांग्लादेश आ जाता है, यहाँ पे नेपाल, यहाँ हमारा सिक्किम, यहाँ पे हमारा नेपाल और भूटान, इस तरीके से कई सारे देश आ जाते हैं। इसके बारे में बताएगा आपको। अभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक आदिवासियों की जनसंख्या पाई कहाँ पे जाती है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो आदिवासियों की है ये आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे अधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे अधिक वनावर का अभी प्रेजेंट टाइम में जो पोजीशन है इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश आता है। और चीजों की बात कर ली जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ और सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए ये आपका मिजोरम है, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं इनको किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो देखिए 8वीं अनुसूची हमारी बताती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसे AMTM के राज्य कहते हैं, इन राज्यों के जितने आदिवासी जनजातियां हैं और आदिवासी क्षेत्र हैं इनके प्रबंधन यानी कि रेगुलेशन के बारे में बताया गया है हमारे अनुसूची 8 में। ध्यान रखते रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटका में नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शंस में से चिकमंगलूर आपका पड़ता है अभी कर्नाटका में, कुर्ग भी है कर्नाटका में ही है, बाबा बुदनगिरी भी आपके कर्नाटका में है, बट पुलनेस की बात की जाए तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37वां यानी कि 37 और क्वेश्चन में पूछा गया है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, और कक्ष विल बी द राइट आंसर आपके लिए। जब भी आप मैप देखोगे इस तरीके से गुजरात का मैप, इस तरीके से गुजरात का मैप देखोगे तो इधर आ जाता है आपका कच्छ का क्षेत्र, ध्यान में रखते रहेंगे। कच्छ का रन जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, ध्यान रखिए। पीओके का मैटर जिस समय उठा था, आजाद कश्मीर का जिस समय मुद्दा उठा था, उसी समय कच्छ का रन का भी मुद्दा उठा था, बिकॉज पाकिस्तान कहता है कि दिस इज अ वाटर बॉडी और इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग आधा आधा देना पड़ेगा, बीच से हिस्सा लगेगा कोई भी वाटर बॉडी अगर 2 देशों के बीच में होती है तो। बट इंडिया का कहना है कि ये कोई वाटर बॉडी नहीं है, ये एक दलदल है, ये कोई झील नहीं है, ये एक दलदल है और दलदल होने की वजह से ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इसमें आप किसी भी तरह का हिस्सा नहीं ले सकते। एक्चुअल में ये एक दलदल ही है, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। कच्छ की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा जिला सिर्फ भारत का ही, मतलब भारत का ही सबसे बड़ा जिला, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। गुजरात का सबसे बड़ा जिला पूछे तो भी आप बता सकते हैं बड़े आराम से। कच्छ के रन की बात की जाए तो कच्छ में ही अभी हाल ही में NTPC के द्वारा सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोलर पार्क बनाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 38 है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे महाराष्ट्र में पड़ती है, इसको ध्यान में रखते रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है अंडमान निकोबार। ध्यान रखिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य की बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। जब भी हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक है हमारे मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे जब हम आते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आ जाता है, द्वीप समूह, एंड थर्ड नंबर पे हमारा असम आ जाता है 7 नेशनल पार्क के साथ। तीसरे नंबर पर वन्य जीव अभयारण्य के मामले में फर्स्ट पे कौन है? महाराष्ट्र। और जब भी हम बात करेंगे नेशनल पार्क के मामले में तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आएगा। सो सी विल बी द राइट आंसर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? आपके सामने 4 ऑप्शन, बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ये चारों जो हैं ये चारों दक्षिण की ओर जाती हैं। पुनपुन एक नदी है और 4-5 नदियां और हैं, अगर ये नदियां होती तो ये सब उत्तर नदियां में होती, बट ये सब ऑप्शन में आपके दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ध्यान रखिए अटल टनल ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, एंड पूर्वी पीर पंजाल पर्वत जो है ये पार करती है अटल टनल। इसको ध्यान में रखते रहेंगे। अटल टनल जिसको अभी हाल ही में जिसका निर्माण किसने किया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने निर्माण किया था, इसको ध्यान में रखते रहेगा। और इसी के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार भी दिया गया, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भी सीमा पर सड़क निर्माण होते हैं उसको पूरी तरीके से संभालता है। क्वेश्चन 41 आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 इज
क्वेश्चन है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इतने बड़े स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आंसर नंबर जो है हमारा ए, यानी कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र की बात यहाँ पे की जा रही है, न्याय मंत्र की बात की जा रही है। तो यही जो है आपका विधि का नियम का मतलब, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ध्यान रखिएगा, 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? और ये दी गई है हमारे सामने आ गया जो अनुच्छेद 243G यानी 243G की यहाँ पे बात की गई। कुछ और बातें कर लूं तो जब हमने देखा था अपने पंचायती राज के बारे में, तो पंचायती राज आया हमारे 73rd अमेंडमेंट में, यानी 73वां संशोधन हुआ था 1993 यानी 1993 में। 29 विषय जोड़े गए थे इसमें और इसके साथ हमारी 8वीं अनुसूची, यहाँ पे हमारी 11वीं अनुसूची बन करके तैयार हुई थी। इसको ध्यान में रखते रहिएगा। ये गांधी जी के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी गांधीवादी विचारधारा पे पूरी तरीके से खरा उतरता है। पंचायती राज को स्टार्ट करने का श्रेय भी है गांधीवादी विचारधारा को जाता है। इसको रिलेट करके आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन कानून की बात कर रहे हैं। हालांकि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट की बात करें तो 1955 में ये आया था, बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी हाल ही में आया है। क्या ये हमारा 11 दिसंबर 2019 को आया है, जिसकी वजह से विरोध में शाहीन बाग में लोगों ने क्या है धरने दिए थे। ये सब कुछ आपने देखा था, जिसमें कि 6 कम्युनिटीज को इसमें शामिल किया गया था। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, पारसी और ईसाई, इन 6 कम्युनिटीज को इसमें शामिल किया गया था। बट मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं करने के पीछे का लॉजिक ये था कि मुस्लिम कम्युनिटीज आर नॉट मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइड उनको नहीं किया जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इस वजह से वहाँ के माइग्रेंट्स में मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ दिया गया था। बाकी 6 कम्युनिटीज जिनका नाम मैंने बताया आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा 44 है 73वें संविधान संशोधन। अभी मैंने बताया आपको पंचायती राज से रिलेटेड। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ये हुई थी आपकी 64वां संविधान संशोधन बिल था। ये बाद में जाकर के एक्ट बना था 73rd एक्ट, और यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है पंचायती राज की। तो बिल भी आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इज वेटिंग फॉर यू। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी? याद रखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी विच बिलोंग्स फ्रॉम नीदरलैंड। उस समय उसे हम क्या बोलते थे? हॉलैंड बोलते थे। तो हॉलैंड की उस समय कंपनी आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1632 में, ध्यान रखिएगा, इंडिया में बिहार के पटना में अपनी जो है फैक्ट्री को स्थापित किया था। दिस इज बिलोंग्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बिहार। इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ध्यान रखिए, यहाँ पे बार बार गांधीवादी विचारधाराओं को ध्यान में रखा जा रहा है और अक्सर ऐसा होता है बीपीएससी क्वेश्चंस को उठाता है हमारे गांधीवादी विचारधाराओं से और मगध के जो हिस्ट्रीज हैं उन सारी चीजों से। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है बिहार के बैकग्राउंड से, इस वजह से। ठीक है, तो इसमें देखते रहेंगे विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य क्या नहीं है। स्वायत्तता तो बिल्कुल है, लोक सहभागिता भी है, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना ये बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी को भी देख लीजिए, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना तो होगा ही। सो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? पूछ रहा है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, द्वैध शासन का निर्माण किया जाता है। बंगाल में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को ला दिया जाता है बंगाल गवर्नेंस के अंतर्गत। तो ये तो ऐतिहासिक था। चार्टर एक्ट 1833 की बात की जाए तो चाय और चीनी के लिए 1813 में जो लाया गया था, तो 1813 से लेकर के 1833 तक जो है 20 साल का टाइम दिया गया था। चाय और चीनी जो व्यापार था उसके ऊपर से एक अधिकार को हटाने के लिए
लिए कंपनी का, तो इस एकाधिकार को हटाया गया था। तो ये भी एक ऐतिहासिक था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात की जाए, ये भी बहुत ऐतिहासिक था, पूरी तरह से इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे चुनाव की बात, जैसे 1909 आपका मार्लियामेंटो सुधार था, इसमें अप्रत्यक्ष इनमें जो है कम्युनिटीज के बेस पे जो होता था निर्वाचन, उसकी बात यहाँ पे की गई थी। और 1919 भी आपके सामने इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो ये भी ऐतिहासिक था। बट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 की बात की जाए, इट इज नॉट ऐतिहासिक, ध्यान रखते रहिएगा, ऐतिहासिक नहीं था क्योंकि ये आजादी के बाद आया है, 1955 में आया है, और इसको हम ऐतिहासिक नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? नई जो हमारी संसद की एक नई निर्माण हो रही है, हमारी नई इकाई की, संसद के लिए एक नया भवन बन रहा है, और उस नए भवन का नाम क्या है? फोरवेस्टा के नाम से इसको निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ानी है 2026 में हमारे पार्लियामेंट की, उसके लिए ये सब पहले से ही किया जा रहा है। और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इस बोली को जीत लिया है, ध्यान रखते रहिएगा। इसी तरीके से रिलायंस माइनिंग ग्रुप ने जीत ली थी बोली, किस बोली को? ये जो बक्सवाहा के जंगल जो हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पन्ना के बगल में पड़ेगा, जहां पे हीरे के सर्वाधिक खाने पाए जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, इसकी बोली को जीता था किसने? रिलायंस माइनिंग ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? 324, 148, 342 या 325? और आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 324 ध्यान में रखते रहेगा। क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका ए यानी कि आर्टिकल 324। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 50 है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो ध्यान रखते रहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी भी हैं रेखा शर्मा। क्वेश्चन याद रखते रहिएगा। आपसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में अगर पूछ दे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है हमारे प्रेजेंट टाइम में इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। एंड सोलंकी जी प्रेजेंट टाइम में हमारे जो NCSC यानी हमारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, हमारे जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसके प्रमुख चुने जाते हैं, इसको ध्यान में रखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? इसका आंसर नहीं दिया गया था, बट मैंने आपको बताया इसमें आंसर, इसमें मतलब एग्जैक्टली आयोग ने आंसर नहीं दिया था, बट आंसर विल बी CSO हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनको डिलीट किया जाता है, वो सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके जाते हैं, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 यानी व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। क्वेश्चन यह है कि ये जो सुधार है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जब भी बात की जाए व्यवसाय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं साहब, और 2020 की बात कर रहे हैं, तो पिछली बार जो है 77 पोजीशन पे था, अभी 63वां रैंक भारत ने प्राप्त कर लिया ईज ऑफ डूइंग के मामले में। तो ए विल बी द राइट आंसर, एक नंबर में तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53rd है। क्वेश्चन क्या है? भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या शाख का लक्ष्य रखा गया है? क्रेडिट के लिए क्या एम, क्या टारगेट रखा गया? क्वेश्चंस का ऑप्शन आपके 10 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। तुरंत आंसर याद रख लीजिए, सी विल बी द राइट आंसर, और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बजट आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए, बजट से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अक्सर हर साल पूछे जाते हैं, बिहार के बजट से, केंद्रीय बजट से, तो बजट एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि आपके एग्जामिनेशन अच्छे से हो सके। पीएम कुसुम योजना की बात की जा रही है, KUSUM, जिसके तहत क्या है? सर्वाधिक, अभी मैंने आपको एक करंट अफेयर्स बताया था, पीएम कुसुम योजना के तहत सर्वाधिक सोलर पंप लगाने वाला जो राज्य है ये है हरियाणा। और इसकी बात मेरे करंट अफेयर्स को सुनकर के आप बता सकते हो कि इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? किसानों की, ये हो जाएगा किसानों की डीजल और कैरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, यानी डी विल बी द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और क्वेश्चन क्या है? यहां पे डी आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन? 55 आ जाता है। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? SBI एंड SBI, पहले आपको बता दूं, इसके अलावा अभी तक कोई भी बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोग्रामिंग को दिखा नहीं पाया है। सो भारतीय स्टेट बैंक यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। आप में से कोई RBI सोच रहा हो तो बता दूं, भारतीय जो रिजर्व बैंक है ये केंद्रीय बैंक है, और यहाँ पे नॉर्मल बैंक की बात की जा रही है, वाणिज्यिक बैंक की बात की जा रही है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक की घोषणा की थी।
क्वेश्चन यह है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो इस परियोजना से लाभान्वित होगा। आपके सामने ऑप्शंस में से कृषि, औद्योगिक, स्वास्थ्य या निर्यात क्षेत्र और एक्सपोर्टेशन से रिलेटेड ये है निर्भीक योजना। ध्यान में रखते रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसे CFMS के नाम से जानते हैं, इसकी स्टार्टिंग की है। क्वेश्चन है आपका कि ये प्रणाली क्या है, तो देखिए आंसर हो जाएगा राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागज रहित करना, यानी पेपरलेस बनाना। आपको ध्यान होगा अभी किस राज्य ने सबसे पहले पेपरलेस बजट पास किया, तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट। अभी कौन सी गवर्नमेंट है, अभी कौन सा राज्य है जहां की हाई कोर्ट सबसे पहली पेपरलेस हाई कोर्ट हो गई है, ये हुई हमारी केरल हाई कोर्ट। अभी कौन सा देश है जो पूरी तरीके से पेपरलेस गवर्नमेंट बन गया है, ये हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पेपरलेस इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, या फिर बोल सकते हैं इज द फ्यूचर ऑफ आवर वर्ल्ड, क्योंकि पेपर्स को बचाना इस समय बहुत ज्यादा देखा जा रहा है मुहिम, जस्ट बिकॉज इसके बाद कचरा भी फैलता है एंड इसकी वजह से पेड़ बहुत ज्यादा कट जाते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। क्वेश्चन ये है कि ये पुरस्कार दिया किस लिए गया, तो ध्यान रखिए मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार सरकार को प्रोवाइड किया गया था 2020 का कृषि कर्मण पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की स्टार्टिंग की थी। क्वेश्चन यह है कि इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के रूप में देख लेंगे युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 60 आ जाता है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति, बाल कल्याण। तो देखिए बाल कल्याण नहीं शामिल था, बाकी सभी शामिल था, तो सम्मिलित नहीं है में डी विल बी द राइट आंसर तुरंत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 61 है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों प्रदेश की तुलना में कम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा है क्या, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है, यानी GSDP की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सॉरी GSDP की बात नहीं, यहाँ पे डोमेस्टिक जो होता है हमारा, जिसको कि हम लोग आगे हम लोग बात कर लेंगे, इसको हम लोग रिलेट करके बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, आंसर क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय औसत का 33%, राष्ट्रीय औसत का 33%, सॉरी मैंने बोल करके भी गलत बोल दिया, क्या है GSDP ही होगा आपका, GSDP की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। जैसे GDP होता है वैसे स्टेट्स का GSDP होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। फूड मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्वेश्चन में आपका आ जाता है 4 ऑप्शन, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, या खाद्यान्नों का निर्यात। तो देखिए जब भी खाद्य सुरक्षा की बात की जाएगी तो वहां निर्यात की बात नहीं की जाएगी। ये नॉर्मल लॉजिक का क्वेश्चन था, इकोनॉमी से रिलेटेड, इसको आप आसानी से बिना पढ़े भी कर सकते थे। ध्यान रखते रहिएगा। आर्टिकल 47 बोलता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्रोवाइड किया जाए। ये हमारे DPSP का पार्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग NFS से कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, जिसके तहत हमारे जितने भी भारत के गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले राशन कार्डधारी परिवार हैं, उनको फ्री में राशन या कम मूल्य पे राशन, जैसे 1 रुपए किलो, मतलब 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए किलो अनाज के हिसाब से जो है इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दे रहा हूं आंसर ही डायरेक्ट, भारत सरकार अपने उन व्ययों यानी खर्चे की बात कर रहा है कि वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण नहीं करते, जो पूंजीगत कैपिटल की जो परिसंपत्तियां होती है इसको जो नहीं तैयार करते हैं, उसके लिए बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश बना है। आपके 4 ऑप्शन है,
संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए फर्स्ट में ही आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे आपका चाइना आ जाता है प्रेजेंट टाइम में, संयुक्त अरब अमीरात, फिर उसके सऊदी अरब, ये सब एक सीरीज में दिया गया है, इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। यूएसए अभी भी प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है, सबसे बेहतरीन रिलेशंस भी भारत और यूएसए के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ध्यान रखिए बंदरगाह क्षेत्र संबंधित है भारतमाला परियोजना से, जिसमें सभी बंदरगाहों को एक साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है। ध्यान रखिए ये भारत का है एक तरीके से सीमा, यहाँ आपको मिलेगी यहाँ पे मिलेगी आपको कच्छ की खाड़ी, यहाँ मिलेगी खंबात की खाड़ी, इधर हो जाएगा अरेबियन सी, ये हो जाएगा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ आपका है हिंद महासागर, इधर हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इतने यानी 3 तरफ से पूरा हमारा भारत जो है जल क्षेत्रों से घिरा हुआ है और इसको यूटिलाइज करने के लिए ही स्टार्ट की गई है भारतमाला परियोजना। ध्यान रखिए यूएसए ने मेंशन किया कि भारत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपना करके भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, तो भारत ने भी अपनी जो है भारतमाला परियोजना करके अपने सिक्योरिटी को थोड़ा सा अच्छा किया है, बेहतरीन किया है, ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। बहुत लोगों को ये लगता था बट ये आंसर नहीं है, इसके आंसर जो है बिस्मिल अजीमुल्लाह करके ये नाम था इनका, ये लेखक है हमारे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आपका ऑप्शन दिया नहीं है और ये आपका ई हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 67, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन जब हुआ था, इसको ध्यान में रखते रहिए, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था कि हम लोग अब बस स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों को सब लोग ग्रहण करेंगे और कुछ भी विदेशियों का सहयोग नहीं करेंगे। तो विदेशी कपड़ों पर होली वगैरह जलाई गई थी इसमें, ये सब ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? देखिए आईएनए यानी कि ये हमारी जो चंद्रशेखर आजाद की जो, ठीक है, इंडियन नेशनल असेंबली, ये जो हमारे चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी थी उस पार्टी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। 1945-46 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसके मुकदमे के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आए थे, भूला भाई देसाई तो आए हुए थे। और सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक ऑप्शन तो आपका आ गया, के.एम. मुंशी भी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे इसमें मतलब कि आए थे लोग, भूला भाई देसाई तो इसमें रहेंगे ही। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, तुरंत आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है मैडम कामा, भीकाजी कामा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भारत के तिरंगे स्वतंत्र ध्वज को कहाँ पे फहराया था? विदेश में सबसे पहला स्वतंत्रता के लिए हमारा जो तिरंगा ध्वज है, उस समय का तिरंगा दूसरा हुआ करता था और इस तिरंगे ध्वज को सबसे पहले लहराया गया स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में पड़ता था, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। मैडम भीकाजी कामा जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, इन्होंने लहराया था। क्वेश्चन 70 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, सीआर दास देशबंधु, विलियम वेडनवर्ड 1907 के कांग्रेस के सभापति, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस इंडिया हाउस। देखिए इससे रिलेटेड जब हम करेंगे तो जब भी आप देखेंगे विनोबा भावे को तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रही तो थे लेकिन पहले थे, दूसरे नहीं थे। सेकंड की बात की जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सीआर दास की बात की जाए तो देशबंधु के नाम से जाने जाते थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसको ध्यान में आप रखते रहेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अब देखना स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेट, बिहार की स्थापना कब की गई थी? आपको पता होगा बंगाल विभाजन से रिलेटेड है हमारा बिहार का स्थापना दिवस जो कि 22 मार्च को होता है 1912 यानी कि 1912 में। हमने अभी हर बार देखा, लगभग हर बार पूछ देता है 22 मार्च से रिलेटेड, इस बार भी हुआ 22 मार्च में हमारा बिहार स्थापना दिवस। 1912 में क्या हुआ, ओडिशा और बिहार को अलग कर दिया गया था हमारे बंगाल से। 1911 में कहा गया था बट 1912 में इसको एग्जीक्यूट किया गया था। तो 1912 ध्यान में रखते रहिएगा, स्थापना जो है 1912 में की गई थी। 1936 में इसको भारत का एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। 22 मार्च डेट इंपॉर्टेंट है, इस दिन हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में तिनकठिया पद्धति से नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग रखा जाता था? देखिए उस समय अंग्रेजों का शासन था और ये लोग क्या करते थे, 3 कठिया यानी 3 कट्ठे, 20 कट्ठे का 1 बीघा वहां पे होता है। आप में से आई थिंक कुछ लोग बिहार से होंगे जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो कट्ठे में वहां पे जमीन को नापा जाता है और 20 में से मान लीजिए ये जो है आपका 20 पार्ट में पूरी तरीके से विभाजित है और 20 पार्ट में से जो 3 पार्ट हुआ करता था उन 3 पार्ट में नील की खेती करनी होती थी जिससे कि जमीन कभी कभी बंजर
बंजर हो जाते थे और सारे भी जितने फसल थे उस पर भी इसका असर पड़ता था। इसको 3/20 का रूल कहा जाता था, जिसे तिनकटिया पद्धति कही जाती थी। नील की भूमि के लिए 20 में से तीसरा भाग जो है नील की खेती की जाती थी, इंडिगो की खेती की जाती थी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री और सबसे पहले मुख्यमंत्री, जिन्हें कि श्री कृष्ण सिंह के नाम से जानते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जानते हैं, अक्सर इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। कई सारे नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके बारे में, और इनके बारे में श्री बाबू भी नाम आता है। 1946 से लेकर के 1961 तक, यानी जब तक इनकी डेथ नहीं होगी तब तक, और लॉन्गेस्ट टर्म को यूज करने वाले, लॉन्गेस्ट टर्म को तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले ये जो बिहार के प्रधानमंत्री थे पहले थे, श्री कृष्ण सिंह। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 75 है, बिहार कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? ये हुआ था हमारे पटना में। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? 1 नंबर, तुरंत आंसर, लोकनायक की उपाधि दी गई थी हमारे जयप्रकाश नारायण को, बिहार से बिलोंग करते थे, इसके बारे में सब कोई जानता है। नेक्स्ट है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट लंदन जाने से पहले इन्होंने पढ़ाई जो की थी ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। आप लोग नेट पे खोजेंगे मिल जाएगा। क्वेश्चन 78, किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए, सक्रिय भाग लेने वालों में नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से, सब लोगों ने भाग लिया था। तो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेगम जीनत महल ये थी हमारी बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं, उनकी वाइफ। ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे बट इंजन नहीं था? और यह कहा गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम के बारे में। इसमें नेहरू जी ने यही कहा था कि इसमें बहुत सारे रोक लगा दिए गए हैं, लेकिन इसमें कोई भी इंजन नहीं दिया गया है। बाद में जब इसी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 75% पार्ट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया, तो इसका विरोध भी यही कह करके किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दांडी यात्रा देखिए स्टार्ट होती है हमारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के पार्ट के रूप में 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चली थी हमारी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक साबरमती से दांडी एक स्थान पड़ता है, वहां पे जाकर के इन्होंने नमक उत्पादन किया था सबसे पहले। सी आपका आंसर हो जाएगा। 24 दिनों की टोटल इनकी यात्रा थी, और इसी के मामले में भी आजादी का जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो ये दांडी यात्रा फिर से एग्जीक्यूट की गई थी साबरमती से कहां तक? दांडी तक, और 24 दिन की ही ये यात्रा की गई थी। 23 ये भी ध्यान में रखते रहिएगा, मतलब डेट भी वही रखा गया था। ठीक है। एक स्कूल में एथलीट टीमों का एक समूह 21 बास्केटबॉल टीम, 25 हॉकी टीम, 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं तो ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स आपका, और 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? ये हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को नहीं डील कर रहे हैं, जीएस डील कर रहे हैं, ध्यान रखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो आपको दिया हुआ है, 82 के भी क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। इस पार्ट को हम लोग स्किप करते हैं जस्ट बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील मैक्सिमम क्या है, जीएस के पार्ट को डील कर रहे हैं। मैथमेटिक्स आपका हो जाएगा। अगर मैथमेटिक्स आपको प्रॉब्लम लग रही है, रोक करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, आसानी से लग जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा लगेगा, उसमें दिक्कत हो सकती है, बट थोड़ा टाइम दे रहा हूं जिसको कि आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। इसके बारे में आप लोग चीजों को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये है a + b - b का जो फॉर्मूला है उसके बेस पे ये लगाया हुआ है, उसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट भी आपका एक शहर की जनसंख्या से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। लुप्त संख्या पूछी गई है 2 2 4 एंड इस तरीके से करके, मतलब स्क्वायरिंग करके इसकी आगे की गई है into 2 करके, तो इसमें भी आप लोग आ जाएगा इसका आंसर जो है, इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो आपके दिए हुए हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने जीएस के फिर से पोर्शन पे, जो कि साइंस से रिलेटेड है। बायोलॉजी का क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो देखिए कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी का ये घटिया स्रोत है। खट्टे फलों में पाया जाता है हमारा विटामिन सी। क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? देखिए पहले जो यूज किया जाता था वो होती थी फिल्टर पेपर वाली मशीन, अभी तो डिजिटल मशीन आ गई है, और उसमें क्या है, उस फिल्टर पेपर पे क्या लगा होता था, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड लगा होता था, जो कि कलर गुलाबी हो जाने की वजह से पकड़ में आ जाते थे कि किसी ने क्या है, शराब पी है या नहीं पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है क्या,
ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जाइमेज एंजाइम के द्वारा इसको क्या किया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? चूने का पानी बड़ा सिंपल सा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या है? दुधिया यानी कि व्हाइटेड हो जाता है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से, देखिए आधे जलने की बात की जा रही है, उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये उत्पन्न होती है अधूरे जलने से, यानी ऑक्सीजन की कमी में जलने से। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जले तो क्या होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 96 घोल का pH 3 से 6 में बदलता है और H+ आयन की सांद्रता पूछ रहा है कितनी हो जाएगी? तो देखिए pH जो है यानी 3 से 6 हो रहा है, यानी कि इसकी अम्लीयता घट रही है। तो ऐसे आप देख लेंगे 10⁻³ से क्या है? 10⁻6 आ जा रही है, यानी कि कितनी हो जा रही है? ये लगभग 1000 गुना जो है ये कम हो रही है। तो 1000 गुना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी डी विल बी द राइट आंसर। इसको आसानी से आप देख सकते हैं, बायो से रिलेटेड है। रेत और नैप्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है ये पूछा है। तो मिश्रण जो है ऊर्ध्वपातन अलग करने की बात की गई है। रेत और नैप्थेलिन, देखिए ठोस को, कुछ ठोस ऐसे होते हैं, नैप्थेलिन एक ऐसा ठोस है जिसको गर्म करने पे ये अचानक डायरेक्टली क्या है? लिक्विड नहीं बदलता है, ये डायरेक्टली गैस बन जाता है। तो नैप्थेलिन ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। जैसे कपूर हो तो उसको भी इसी तरीके से अलग कर सकते हैं, जलाने से डायरेक्टली गैस बन जाते हैं। क्वेश्चन है 98, सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो सी यानी कि 12 एंड 33 होती है। सिग्मा एंड पाई बंध के बीच में जो मतलब जिसकी संख्या की बात की जाए, बॉन्ड्स की बात की जाती है। अब उतना स्ट्रक्चर में साइंस में बनाना नहीं चाह रहा हूं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? देखिए सी होता है, H होता है, N। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, ये तीनों तो नहीं लग रहा है मुझे। CHNO, हाँ ठीक है, CHNO कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ होते हैं। डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 आ गया। 50 क्वेश्चन और बचे हमारे। कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो तांबा, सीसा, पारा या जस्ता? देखिए जस्ता तो होता ही है कुचालक, बट हम बात करें सबसे अधिक कुचालक की तो पारा होता है पूरी तरीके से कुचालक, हमारा मेटल होने के बाद भी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए हमारा विटामिन की यूज होता है, ध्यान रखते रहिएगा। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एक नंबर में तुरंत याद रख सकते हैं, एस्ट्रोजन जो होता है ये महिला सेक्स हार्मोन होता है। पुरुष के लिए एंड्रोजन होता है, इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसंस में क्या है? पूरी बॉडी कांपने लग जाती है, और अभी हमारा 11 मार्च को जो है वर्ल्ड पार्किंसंस डे भी मनाया गया था, और अभी अविल्ड कार्लसन को, सॉरी 11 अप्रैल को मनाया गया था हमारा वर्ल्ड पार्किंसंस डे, और अभी जो है अविल्ड कार्लसन को क्या दिया गया? इसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पार्किंसंस की इलाज की खोज इन्होंने की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, थायराइड ग्लैंड की खराबी किस कमी के कारण होती है? बड़ा सिंपल सा है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड की जो है कमी हो जाती है, जो है खराबी हो जाती है, और इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है बहुत बड़ा हो जाता है। एंड आपको पता है गोइटर जो होती है, घेंगा, वो भी इसी वजह से हो जाती है, तो रिलेट करेंगे हम। कड़वाहट के लिए मानव जीव की संवेदनशीलता का क्षेत्र कौन सा है? सी हो जाएगा पीछे का भाग। आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का पार्ट है, सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका जीभ बना देता है, सॉरी इस तरीके से आपका जीभ बना दिया जाता है, जिसमें कि ऐसे आप लोग देखेंगे ये आपका जीभ दे देता है, ये बीच का पोर्शन, इधर का साइड का पोर्शन, और फिर आगे का पोर्शन। मीठा कहाँ से? आगे से। फिर उसका खट्टापन कहाँ से? साइड से। बात की जाएगी इसमें जब हम बात करें कड़वाहट के लिए तो पीछे का क्षेत्र। तो ये सब कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कसैला भाग, तो ये सब कुछ हम लोग रिलेट कर सकते हैं जीभ से, किस किस पार्ट से कैसा कैसा स्वाद आता है। अदरक तना नहीं है, जड़ है। क्यों? क्योंकि इसमें नोड और एंटर नोड होते हैं, बड़ी आसानी से एंटर नोड होते हैं, नोड और एंटर नोड, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है? तो देखिए फ्रुक्टोज सबसे मीठा चीनी है। इसके अलावा अगर आपसे जो केमिकली बनाए जाते हैं चीनी, अगर उसकी बात की जाती तो वो सबसे ज्यादा मीठा होता, बट नॉर्मली हम देख सकते हैं कि फ्रक्टोज इनमें से सबसे ज्यादा शुगरी, मतलब सबसे ज्यादा चीनी, सबसे ज्यादा मीठा, सबसे ज्यादा स्वीट पाया जाता है। नेक्स्ट की तरफ, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो देखिए सेब जो है, सेब ये सच्चा फल नहीं माना जाता है। अंगूर, खजूर, आलू बुखारा ये सभी सच्चा फल माने जाते हैं। बात यह है कि ये जो सेब होता है इसकी ओवरीज के साथ अदर जो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी सभी के साथ डेवलप करते रहते हैं, यही मेन रीजन होता है। वन लाइनर में मैं यही बता सकता हूँ। आगे, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। बी विल बी द राइट आंसर। लौंग एक मसाला है, ये पौधे के किस भाग से होता है? आप तुरंत इमेज देखेंगे, और लौंग आपने देखा भी होगा। लौंग क्या है, किस पार्ट से होता है? तो लौंग हमारा जो है ये होता है हमारा फूल की कली होती है लौंग, इसको भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है हमारा?
111 है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड पद्धति जो होती है इसको यूज किया जाता है दर्द के उपचार में। आप देखते हैं कभी कभी सिकाई भी की जाती है, तो ये रेडिएशन की वजह से दर्द जो है कम हो जाता है, रिलेट करेंगे। अगला, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? समांतर श्रेणी में जोड़ने की बात की गई है, जोड़ करके आप निकालेंगे बड़ी आसानी से। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4.70 किलो ओम। अगर बात कर लें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सॉल्व करना हो तो 1/x प्लस 1/2.0 करके आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर लेंगे। 1/x कर दीजिए, सॉरी इसमें कलर दूसरा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ पे देख लेते हैं 1/x आप देख लेंगे 1/x और फिर उसके बाद से प्लस करके 1/2.0 कर लेंगे। 1/2.0 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका जो आगे लिखा हुआ है 1.403। ऐसे करके जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी बड़ी आसानी से। इसको रिलेट करके आप देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब भी हम किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। और जब बात करेंगे सुचालकता की तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैराडे स्थिरांक की बात की गई, जो कि सार्वभौमिक स्थिरांक है। ध्यान रखिए, फैराडे स्थिरांक आप लोगों को अगर न याद हो तो बता दूं, फैराडे स्थिरांक हम लोग याद कर सकते हैं कि स्थिरांक होता है 96485 होता है। कौन सा? 96485 फैराडे स्थिरांक है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। सिंपल सा, कई बार का एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या उसका नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य, वेग, गति, अपवर्तनांक सब कुछ चेंज हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं इनका वेग जो होता है लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका हमारा 118, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये पहले आदमी थे हमारे नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 मिशन में गए हुए थे। इनके साथी जो गए हुए थे उनका नाम था बज एल्ड्रिन, जिन्हें हम एडविन एल्ड्रिन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने दूसरा कदम रखा था, मतलब पहला और दूसरा कदम तो इन्होंने ही रखा था, दूसरे इंसान जो कि एडविन एल्ड्रिन थे। और माइकल कॉलिंस की बात की जाए तो ये प्लेन को, अपोलो 11 को उड़ा करके ले गए थे, ये पायलट थे, ओके। और इन्होंने चंद्रमा पे पैर नहीं रखा था, माइकल कॉलिंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूटोनियम क्लोराइड न्यूक्लाइड, जो कि 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं आता है न्यूट्रॉनों की संख्या याद कितनी है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 242 में से आप क्या कीजिए, 94 को माइनस कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 148 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है? श्यानता मतलब गाढ़ापन, किस तरीके से कोई चीज पिघलता नहीं। मतलब अब मान लीजिए आप 3 चीजों को 3 ड्रॉप्स को डालते हैं, जल की, वायु की, खून की और शहद की, तो कौन सा ऐसा है जो बड़ी आसानी से नीचे नहीं जाएगा? तो ये जो है डी, यानी कि शहद जो है ये आसानी से नीचे नहीं जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसकी श्यानता ज्यादा होती है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 का प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? ये है आयुष्मान खुराना। इनको अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने शामिल किया है इनके 100 इनके जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी सूची में। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया है? तो टोटल 8 जो हमारे समुद्र तट हैं इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि कोई जो भी बंद है या फिर जो भी जितने हमारे बंदरगाह हैं कितने ज्यादा साफ हैं, बहुत ज्यादा सफाई पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये है आपके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये पॉलिटिकल न्यूज भी पूछ लेते हैं अक्सर। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? 23 सितंबर 2020, 24 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सी विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटिकल न्यूज में से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े फंसाने के लिए दिए जाते हैं, कुछ स्किपिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। 21 दिसंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना स्टार्ट की गई? ये था हमारा बिहार। घर तक फाइबर योजना, जिसके तहत गांवों तक भी फाइबर यानी जो कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित किया गया था इनको? तो 11वीं लोकसभा के लिए इनको निर्वाचित किया गया था।
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम की एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह में कौन सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखते रहिएगा, क्वाड्रिलेटर जिसकी बात कर लेते हैं सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड के नाम से बोलते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसका सदस्य है, बट चाइना इसका सदस्य नहीं है। तो क्वाड का मेंबर कौन सा नहीं है? ये आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो गया आपका सी। ठीक है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किस भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया गया? ये हो जाएगा आपका प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने क्या है भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है ये कहां किया गया था आयोजित? तो वियतनाम में इसको आयोजित किया गया था। डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिए सिंगापुर जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे रहा था, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो भारत की पोजीशन जो है बांग्लादेश से पीछे हो गई है प्रेजेंट टाइम में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA जिसे मागा के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन पूछा ये किससे संबंधित है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से रिलेटेड है मागा। निम्न अरब देशों में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है प्रयोग करने वाला, स्टार्ट करने वाला पहला अरब देश बना है? तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये UAE यानी यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात जो अभी है स्टार्ट करने वाला पहला देश बन गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना हमारा NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इनके मेंबर बनने के बाद इसकी जो है परमिशन मिलती है। इजराइल में शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो ये था हमारा इजिप्ट, पहला अरब देश जो कि समझौता कर लिया था इजराइल से। आपको इजराइल का मैप इस तरीके से दिखाई देगा कुछ, ये है इजराइल का मैप। यहाँ पे होता है आपका अल-अक्सा मस्जिद, और इसकी बात की जाए तो आपको फिलिस्तीन यहाँ पे दिखाई देगा, ये गाजा पट्टी वाला पोर्शन है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो कंट्रोवर्सी चलती है इसके बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी रखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 134 अक्टूबर 2020 से जून 2021 के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात कर रहा है कि संचालक मंडल यानी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत? और भारत को बनाया गया हमारे ILO का प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य समन्वयक के रूप में। 135 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 136, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? PM मोदी ने उस समय बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट किया था, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। राजमाला विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जारी किया था? कितने रुपए का नोट? 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का सिक्का या फिर 100 रुपए का नोट? और आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि 100 रुपए का सिक्का यहाँ पे जारी किया गया था, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका सी नंबर आंसर। किसका है? विजयराजे सिंधिया, राजमाता विजयराजे सिंधिया। नेक्स्ट है 138, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की चित्र थी ची लुपो, इनको अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। ध्यान रखते रहिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में जो प्रोवाइड किया गया बेस्ट फिल्म को, वो थी हमारी पुष्पा मूवी, पुष्पा द राइज, 2020 में प्रोवाइड किया गया था लक्ष्मी मूवी के लिए अक्षय कुमार को। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में हीरोज की सूची में देखा जाए तो हीरोज में बेस्ट एक्टर के रूप में अभी हाल ही में किसको प्रोवाइड किया गया, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बता देता हूं मैं ही, रणवीर सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट है, किस निजी क्षेत्र के बैंक को किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया गया है? तो बी हो जाएगा HDFC बैंक के लिए क्या है? निजी क्षेत्र का बैंक है, इसके लिए ई किसान धन ऐप चालू किया गया। भारत के किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? ये था हमारा दिल्ली एयरपोर्ट। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो देखिए अंबाला है, जहां पे इसको पंजाब का अंबाला एयरपोर्ट पे अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया था। ध्यान रखते रहेगा, राफेल जो कि फ्रांस से डील की गई थी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? यह है हमारा रुद्रम, भारत की पहली एंटी रेडिएशन स्वदेशी रूप से बनाई गई मिसाइल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे BCCI के रूप में जानते हैं, इसके द्वारा सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपकी नीतू डेविड। ध्यान रखते रहेगा, BCCI जिसे कि हम लोग अभी आपने देखा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, 1928 में स्थापना होती है। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और सचिव के रूप में जय शाह हैं जो कि अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? नाओमी ओसाका, बियांडा एंड्रेस्कू, सोफिया केनिन या फिर आपके आ जाते हैं चौथे ऑप्शन के प्लिस्कोवा। तो ये नाओमी ओसाका हैं जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी इन्होंने ही जीता था 2020 का खिताब।
4 अक्टूबर 2020 को लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन से हैं? तो ये थे हमारे शुरा टाटा। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? ये थे हमारे सुरेश रैना। क्वेश्चन 147, हाल ही में किस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? तो ये परेश रावल हैं। डी विल बी द राइट आंसर। एंड आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के, जैसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं इसरो, ISRO, इसकी बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा है इसके प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शन आपके, और ऑप्शन में से बी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इनमें दिया गया था उस समय का क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से। हालांकि अभी के आंसर हो जाएंगे एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ हो गए हमारे प्रेजेंट टाइम में इसरो के प्रमुख, तो इसको करके आप याद रख सकते हैं। आंसर है सिंपल सा है, याद रखेंगे आसानी से याद रहेगा। ठीक है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या गणितीय विज्ञान, और इन्हें चुना गया था दोनों लोगों को कंबाइनली नोबेल पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के लिए। जैसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया क्वेश्चन पूछा है, तो आपके ऑप्शंस में बी हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए। व्यक्ति की सूची में अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो हमारे दमित्री मुराटो और मारिया रेसा, इन दोनों लोगों को शांति पुरस्कार के लिए नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जुड़ना ना भूलिए हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस और हमारे निबंध की क्लासेस से। हमने आपके लिए बहुत सारी मेहनतें कर रखी हैं। मेंस के लिए आपके लिए निबंध की क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपके जो प्रेजेंट टाइम में हमारी चल रही हैं क्लासेस करंट अफेयर्स की एंड हमारी BPSC 67 के लिए स्पेशल अंतिम लक्ष्य, इसको देखना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।